नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोज यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपके सामने है, पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीकन यूनियन। आपको अफ्रीकन यूनियन के बारे में बताना है। पहला सेंटेंस, इट वॉज फाउंडेड इन 2001 टू प्रमोट यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमोंग अफ्रीकन नेशंस। मतलब कि इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और क्या करने के लिए? यूनिटी और कोऑपरेशन बिटवीन अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, पहला सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल सही है। दूसरा, द एयू यानी कि अफ्रीकन यूनियन, एयू हैज़ 55 मेंबर स्टेट्स एनकम्पेजिंग द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। मतलब कि अफ्रीका में जो 55 मेंबर कंट्री है वो सारे के सारे कंट्रीज इस अफ्रीकन यूनियन के मेंबर है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बिल्कुल, अगर वो जितना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे उतना ही उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही उन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, और जितना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा उतना स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, और उस रेवेन्यू से स्टेट गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगी। ठीक है, तो 3 नंबर का सेंटेंस है, यह भी आपका सही है। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या पूछा है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट। तो भैया ऑल आर करेक्ट, तीनों के तीनों सेंटेंस कैसे है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब ये न्यूज़ में क्यों था तो यह हम देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि अफ्रीकन यूनियन ने नाइजर ओवरकूप क्या किया था? नाइजर को अभी बाहर किया था। क्यों बाहर किया था? क्योंकि नाइजर में क्या हो गया था? सेना का एक कू हो गया था। ठीक है, और इसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया था? नाइजर को सस्पेंड किया हुआ था। ओके, अब आपको पता है कि इसकी स्थापना, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2001 में हुई थी। 55 मेंबर देश है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ग्रुप है, वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ग्रुप है, यह क्या कर रहा है? यह कर रहा है कामकाज किसके लिए? नाइजर में इलेक्टेड प्रेसिडेंट आने के लिए। अभी क्या हुआ है? अभी वहाँ पे हुआ है कू। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी पूछ ले कि भाई निम्न में से कौन सी कंट्री कू की वजह से जानी जाती थी या न्यूज़ में थी, तो नाइजर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क के जैसा है, और आपको इस सेंटेंस का आंसर बिल्कुल सही पता होगा क्योंकि हमने रिसेंटली इसके बारे में एक बार डिस्कशन किया हुआ है। क्या लिखा है? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंट्रलाइज वेब पोर्टल उद्गम पोर्टल। भैया नीति आयोग ने किया, एनएचएआई ने किया, आरबीआई ने किया, या फिर नास्कॉम ने किया? तो यह सबको पता होगा कि यह लॉन्च किया है किन्होंने? आरबीआई ने लॉन्च किया है। लेकिन यह लॉन्च किस लिए किया है, यह आपके दिमाग में अभी तुरंत क्लिक हुआ कि नहीं? अगर भैया आपको तुरंत क्लिक नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन करने का तरीका बदलना होगा। अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करना होगा, और कर रहे हो तो तरीका बदलना होगा। सर जी कैसे रिवीजन कर सकते हैं? भैया एक काम कीजिए, आप हफ्ते में जो डेली का हमारा वीडियो या फिर कहीं से भी आप करंट अफेयर्स करते हो, उस करंट अफेयर्स को हर हफ्ते में रिवाइज करना शुरू करो। ठीक है, और आज के दिन का करंट अफेयर्स कर रहे होंगे, उसी दिन आपको पिछले वाले कल का भी रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको सारा का सारा करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके याद रह जाएगा। वरना महीने के एंड में जब 31 तारीख 30 तारीख आएगी, तब आपके साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा कि पूरे महीने का मेरा करंट अफेयर मुझे याद करके जाना है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आगे बढ़ना है। फिलहाल उद्गम पोर्टल जो है वो आरबीआई का लॉन्च किया हुआ एक पोर्टल है, और यह किसके लिए है? यह है हमारे अनक्लेम डिपॉजिट के लिए है। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि भारत एनसीएपी के बारे में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। चलिए आपको बताना है इनमें से क्या, हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए पहला,
द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, मतलब कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में कार के असेसमेंट की ग्लोबल प्रोसीजर है उसी हिसाब से हमारी कौन सी है, भारत वाली है। क्या यह सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है भैया। दूसरा सेंटेंस, इट अप्लाइज टू व्हीकल्स विथ मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर्स सीट। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि भारत एनसीएपी जो है यह सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होगा विथ मोर देन 8 सीट, मतलब कि ड्राइवर के अलावा 8 सीटों वाली गाड़ी पे लागू होगा। बड़े भैया, इंडिया में फैमिली बेस चल रहा है और फैमिली बेस पे भी हमारे यहाँ पे 4 सीटर और 5 सीटर कार जो होती है उसका सेलिंग ज़्यादा होता है। तो हमें किसकी सेफ्टी ज़्यादा करनी होगी, 4-5 सीटर या फिर विंगर टाइप हमें मोर देन 8 सीटर और 12 सीटर करनी होगी। ठीक है, तो यह अप टू होगा, यहाँ पे मोर देन नहीं आएगा। हमें इसकी असेसमेंट करना है अप टू 8 सीट्स। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, द इवेल्युएशन इंक्लूड्स पैरामीटर्स लाइक चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज। देखिए, कई बार हमें न्यूज़ में पता चलता है कि क्या हुआ कि एक कपल रास्ते में कुछ खरीदी करने के लिए गए और वापस आके देखा तो कार में उसके बच्चे की क्या हो गया था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ऐसी सारी जो हमारी दिक्कतें होती थी उस सारी दिक्कतों को यहाँ पे इस पैरामीटर में चेक किया जाएगा जिसका नाम है भारत एनसीएपी। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है। चलिए, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है भैया कौन से कितने सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो भैया ओनली 1 ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी क्या हुआ था। तो अभी हुआ था कि भारत एनसीएपी बारे में कि इंडिया ने खुद का ऑन कार क्रैशिंग टेस्टिंग प्रोग्राम अक्टूबर से चालू करने जा रहा है। ठीक है, और यह जो है यह ग्लोबल एनसीएपी के हिसाब से ही है। यहाँ पे हम 3 प्रकार के टेस्ट करेंगे, जैसे कि फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट 64 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे 40% क्या होगा, ओवरलैप होगा। साइड इम्पैक्ट करेंगे हम 50 किलोमीटर पर आवर। अगर साइड से कोई कार 50 किलोमीटर टकराती है तो गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी, यह सारे हम चीज़ क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। और एक और चीज़ हमें क्या करना है, हमें करना है पोल साइड इम्पैक्ट। अगर मान लीजिए एक पोल है और इस पोल के ये मान लो ये रास्ता है, या रास्ता नहीं भी होगा फिर भी अगर यहाँ से आपकी कार आएगी, ठीक है, और यहाँ पे ड्राइवर बैठा होगा और यहाँ पे कार आके अगर टकरा जाएगी तो उस कार की 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उसका क्या होगा, इम्पैक्ट कैसा होगा, यह हमें देखना होगा। ठीक है, तो यह सारी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, भारत एनसीएपी में हम इवेल्युएट करने वाले हैं। लेकिन यह किसके लिए अप्लाई होगा, यह अप्लाई होगा अप टू 8 सीट। याद रखिएगा 8 सीट तक हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछ रहा है लेक ओहरिड के बारे में। ठीक है, लेक ओहरिड अभी न्यूज़ में था, तो यह क्यों न्यूज़ में था और कहाँ पे है यह, तो क्या यह यूरोप में आया है, नॉर्थ अमेरिका में आया है, ऑस्ट्रेलिया में आया है या फिर एशिया में आया है। चलिए बताइए लेक ओहरिड कहाँ पे आया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेक ओहरिड जो है यह आया हुआ है यूरोप में। ठीक है, अभी क्या हुआ था, तो अभी साइंटिस्ट ने कुछ अनकवर किया है, कहाँ से, यूरोप के सबसे पुराने वाले सेडेंटरी कम्युनिटीज़ को लेक ओहरिड के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे हमको देखने को मिला है कि यहाँ पे एक डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक जो है, यहाँ पे हमें 8000 साल पुराने कुछ घर मिले हुए हैं। ठीक है, हमें होम बिल्ट किए हुए कि हमें देखने को मिल रहा है, जिसका हमने क्या किया था, हमने किया था रेडियो कार्बन डेटिंग, और उससे हमें पता चला कि यहाँ पे 6000 से 5800 बीसी के दौरान कुछ हैबिटेट होंगे। ठीक है, और यह आया कहाँ पे है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेक ओहरिड कहाँ पे आया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको लेक ओहरिड दिख रहा होगा, दिखा है, ओके। और यहाँ पे आपको एक कंट्री का नाम भी दिख रहा होगा, कहाँ पे आया है, लेक ओहरिड जो आया है वो अल्बानिया के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट उसकी लोकेशन देखने जाए तो यह होता है बॉर्डर बिटवीन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया और ईस्टर्न अल्बानिया।
मतलब कि ये जो कंट्री है, यह कंट्री कौन सी है, यह है हमारी मैसेडोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि भारत का एक चंद्रयान 3 नाम का जो हमारा मिशन था वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया हुआ है। कहाँ पे हमने किया है, चंद्र के यानी कि मून के साउथ पोल में। ठीक है, और साउथ पोल में हमने जो किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता होगा कि साउथ पोल में कैसा रीजन होता है, यह होता है डार्क जोन होता है। ठीक है, और डार्क जोन में लैंडिंग करने वाला इंडिया कैसा देश बना, पहला बना। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या यह था कि स्टडी करना है हमें एटमॉस्फेयर के बारे में चंद्र के। दूसरा, एस्टैब्लिश परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मून, क्या हमें परमानेंट सेटलमेंट करवाना है। तीसरा, अचीविंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस एंड कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है हमें। या फिर चौथा कि रिट्राइव सैंपल्स फ्रॉम द लूनार सरफेस एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ, क्या हमें ऐसा कुछ करना है कि वहाँ से सैंपल लाके वापिस हमारे पृथ्वी पे लेके आना है। तो इन चार में से अगर कोई बेस्ट सूटेबल आंसर होगा तो बिल्कुल सही है आपका जवाब, ऑप्शन सी विल बी राइट। हमने सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट लिया था और सॉफ्ट लैंडिंग हम चंद्रयान 2 के दौरान नहीं कर पाए थे। फिर उसी मिशन को हमने आगे दोहराया, हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को। ठीक है, और चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। ठीक है, चलो आप सभी को पता है चंद्रयान 3 के बारे में और उनके जो ऑब्जेक्टिव है, उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहला ऑब्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस, मतलब कि मंगल से ज़्यादा चंद्र की लैंडिंग खतरनाक कही जाती है, तो हमने सॉफ्ट लैंडिंग का हमारा जो कैपेसिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। दूसरा, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया रोवर को, जो कि रोविंग हो रहा है कहाँ पे, मून पे। ठीक है, और तीसरा जो है कि हमें वहाँ पे इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। देखिए एनवायरनमेंट में आपको दो चीज़ पढ़ने को आएगी, एक होगी इन सिटू और दूसरी होगी आउट सिटू, या फिर आप कह सकते हैं उसको एक्स सिटू। ठीक है, क्योंकि जो जिस एटमॉस्फेयर में आप सैंपल कलेक्ट करते हो वहीं पे अगर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको कहा जाएगा इन सिटू, और अगर उसको आप लेके बाहर कहीं गए यानी कि कोई लैब में लेके गए तो उसको कहा जाएगा XC2। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लो जी, आ गए हमारा स्टैटिक क्वेश्चन। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहलू, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। दूसरा, सम इंडस्ट्रीज यूज टू जनरेट पावर। तीसरा, इट यूज कॉसेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट। भैया हमें पूछ रहा है फर्नेस ऑयल के बारे में और हमें पूछ रहा है इनमें से करेक्ट सेंटेंस। उनमें से पहला सेंटेंस बता रहा है कि यह एक ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट है, जो कि बात बिल्कुल सही है। दूसरा, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, बिल्कुल फर्नेस ऑयल से पावर भी जनरेट होता है। सेकंड, इट यूज एंड कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल हमारा पेट्रोलियम जो होता है, हमारा जो फर्नेस का ऑयल होता है उससे क्या निकलता है, सल्फर का एमिशंस निकलता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। चलिए, सल्फर का नाम याद आया है तो इसके साथ आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी हमारा जो भी यूरिया है यानी कि जो हम NPK है उनमें यूरिया के साथ हम कुछ मिलाते हैं और उसको मिलाने की शुरुआत किया हुआ है सल्फर की। अब हम उसको क्या नाम से जाना जाता है, हमने क्या किया है, हमने एक फर्टिलाइज़र बनाया है और इस फर्टिलाइज़र में हमने क्या किया है, सल्फर को ऐड किया है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यह चीज़ आपको मुझे बतानी है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तीनों के तीनों सेंटेंस कैसे है, सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। भैया दुनिया में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में कंसर्न बताया जाता है, तो यह क्यों बताया जाता है, उनके बारे में 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है उनमें से करेक्ट वाला। पहला, दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। भैया लीथल क्वांटिटी का मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में रिलीज होता है तो वो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। सो पहला सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब देख लीजिए
बस एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहते थे कि भैया कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि लीथल क्वांटिटीज़ में नहीं निकलता है। तो पहला सेंटेंस आप क्या करोगे, गलत करोगे। अब पहला जैसे ही गलत किया आपका ए गया, आपका सी गया और आपका डी गया। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 और 3। मतलब कि आप बिना देखे ऑप्शन सेंटेंस 2 और सेंटेंस 3 आप सही करने आ रहे हो। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। नेक्स्ट R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या लिखा है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। भैया यह एक टूल न्यूज़ में था, यह हम बात कर रहे हैं 2021 के हमारे बच्चे कुचे PYQs की। ठीक है, और वहाँ पे उस टाइम पे न्यूज़ में था R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, जो कि मतलब होता है क्या एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड और ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन, वेटलैंड के बारे में इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स, मतलब कि हमारा सस्टेनेबल प्रैक्टिस किसकी, कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन क्रॉप्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड, हमारी खराब हुई जगह पे हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना है एग्रीकल्चर के बारे में, उसके बारे में बता रहा है क्या। या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है। तो जो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस है, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्या बता रहा है, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को क्या करना है, हमें रीयूज करना है, रिस्पॉन्सिबल करना है। ठीक है, तो RT कोड ऑफ प्रैक्टिस में हमारा ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट MCQ, इन इंडिया सेंट्रल बैंक फंक्शन, सेंट्रल बैंक कौन है हमारी, सेंट्रल बैंक है हमारी RBI। हमें क्या पूछा है, RBI का जो एक फंक्शन है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्या लिखा है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के उनके बारे में आपको सही आंसर बताना है। पहला lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other source। दूसरा providing liquidity to the banks having a temporary crisis। तीसरा lending to government to finance budgetary deficits। देखिए 3 नंबर जो है, या 3 नंबर क्या पूछ रहा है हमें, 3 नंबर पूछ रहा है lending to government to finance budgetary deficits। अगर गवर्नमेंट को बजेटरी डेफिसिट के बारे में फाइनेंस करना है तो यह काम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पे नहीं होगा, यह काम होगा बैंकर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा। तो 3 नंबर का सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है करेक्ट, तो भैया सी कटा और डी कटा। चलिए अब दूसरा तो दोनों में है, यानी कि दूसरा हमारा जो है यह सही है। हम चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर, lending to trade and industries bodies when they fail to borrow from other source। भैया RBI ऐसा काम करता है, लेकिन RBI इस टूल के अंतर्गत काम नहीं करता है। इसका मतलब पहला वाला हमारा सेंटेंस भी गलत हुआ। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2 only। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, भैया वाटर क्रेडिट के बारे में बता रहे हैं। विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट आपको बताने हैं इन 3 में से कौन से सेंटेंस करेक्ट है। पहला, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। दूसरा, इट इज ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। तीसरा, it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies। तो क्या सेंटेंस सही आएगा भैया, पहला सेंटेंस, इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस का मतलब अगर मान लीजिए किसी के घर में पानी का कनेक्शन हमें लगवाना है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो ऐसे जो थोड़े बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है, और वाटर क्रेडिट के बिटवीन ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा सही है। चलिए पहला कहाँ पे नहीं है, जो नहीं आएगा हमारा आंसर भैया बी है, तो बी हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा, मतलब बी नामा का हमारा जो ऑप्शन है यह हमारा सही नहीं होगा।
दूसरा, इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव अंडर द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। भैया WHO और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा काम किया होता तो हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती, हमें पता ही होता, लेकिन यह ऐसा नहीं है। तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है यह गलत है। जैसे ही दूसरा हमने गलत किया भैया ए कटा और डी कटा। चलिए आ गया हमारा आंसर सी, यानी कि 1 और 3, मतलब कि 3 नंबर का जो सेंटेंस है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के MCQ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।